पॉलिटी में शेड्यूल एक छोटा एरिया है और इससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो वी नीड टू कवर एंड मास्टर ऑन द टॉपिक रिलेटेड टू शेड्यूल. फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन 2024. The Constitution 71st Amendment Act 1992 amends the 8th schedule to the Constitution to include which of the following languages. यानी कि 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज जोड़ी गई थी 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, वो कौन कौन सी हैं? आपके सामने विकल्प है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली. इसलिए हम समझ सकते हैं कि इसमें 1992 पे कौन कौन सी थी, तो कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली. सो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये अपने आप में 8th शेड्यूल की लैंग्वेजेस हैं. ठीक है, हम आगे जब इसे कवर करेंगे शेड्यूल तो उसमें समझेंगे कि और कौन कौन से इसमें अमेंडमेंट हुए, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में है और कौन से नहीं है. देयरफॉर आंसर मस्ट बी ए. Next, in India, which one of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome judicial interpretations of the fundamental right? तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है. बट ये क्वेश्चन फॉर वेरियस रीजन इसे रिमूव कर दिया गया था, क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, बिकॉज इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस थे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिलेशन में. बट इसका वाइडली जो आंसर पॉसिबल है वो है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, और ये चूंकि 9th शेड्यूल से रिलेटेड है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 9th शेड्यूल से रिलेटेड है, इसलिए इसे भी हम शेड्यूल्स के अंतर्गत ही कवर करते हैं. नेक्स्ट, इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर 5th शेड्यूल, which one of the 5th schedule of the constitution, which one of the following statement best describe the consequence of it? सो आपको निश्चित तौर पर पता होना चाहिए कि 5th शेड्यूल में जो जो भी टेरिटरी आती है उसमें सर्टेन स्पेशल लॉज होते हैं, और वो इसमें फर्स्ट डिस्क्राइब करता है दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल. एंड इसके लिए हमें 5th शेड्यूल को थोड़ा ध्यान से कवर करना चाहिए. शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिगार्ड residing in any state other than ATM2 मीन्स असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, इनको छोड़कर जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए 5th शेड्यूल स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है. इसके लिए गवर्नर कैन मेक द रेगुलेशन फॉर पीस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ अ शेड्यूल्ड एरिया आफ्टर द कंसल्टिंग ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल. सच रेगुलेशन में बी प्रोहिबिट और restrict of the transfer of the land to any non-tribal members. ठीक है, एंड ये कुछ शेड्यूल ट्राइब्स रेगुलेट अलॉटमेंट ऑफ लैंड मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स, इनकी लैंड नॉन ट्राइबल्स को ट्रांसफर नहीं की जा सकती, सो दैट इज द प्रोविजन. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म हाइबी हो कुई, ये अपने आप में किस चीज से रिलेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए कि 8th शेड्यूल में ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनको ऐड करने की डिमांड की जा रही है, एंड ये 2021 में न्यूज में था. बिकॉज ऑफ दिस ये क्वेश्चन आया. तो ये अपने आप में क्या है, ये ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं. ये इनके इनमें से जो हो है ये 8th शेड्यूल में अपना एडिशन के लिए आर्गू कर रहे हैं, या ये कह लीजिए सपोर्ट कर रहे हैं. अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर नल एंड वाइड? अभी हमने 5th शेड्यूल की बात की, तो उसी तरह का ये अपने आप में अब क्वेश्चन है 2020 में. तो इसको आप देख सकते हैं किस तरह से रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के. सो आंसर मस्ट बी द 5th शेड्यूल. 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ. कौन प्राइम मिनिस्टर थे जब 9th शेड्यूल आया? तो अभी हमने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की बात की. फर्स्ट अमेंडमेंट में हमने बताया कि 9th शेड्यूल ऐड किया गया 1951 में. सो 1951 में श्री जवाहरलाल नेहरू जी ही प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये यूपीएससी 2018 में आया. द पार्लियामेंट कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हाँ, पार्लियामेंट ये प्रोवाइड करता है. द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट. सो सर्टेनली पार्लियामेंट ये कर सकता है. तो पहला तो स्टेटमेंट सही हो गया, बट सेकेंड स्टेट में थोड़ी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है कि बिकॉज देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा कि केशवानंद भारती वर्डिक्ट में कहा कि केशवानंद भारती जजमेंट
1973 में कहा कि कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बनाता है, अगर वो अप्रैल 24 1973 के बाद जितने भी लॉ बनेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू प्रोविजन को वायलेट नहीं करेंगे, मतलब वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएंगे। तो इसको नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट, ये बात अपने आप में गलत हो जाती है। इस डेट के बाद जो भी पार्लियामेंट्री लॉज होंगे उनको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। दैट इज द बेसिक थिंग। ठीक है, सो सेकंड अपने आप में गलत है, फर्स्ट सही है। नेक्स्ट, द प्रोविजन इन फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू। फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल किस लिए होते हैं? सो दैट इज वेरी बेसिक, हमें पता है ये शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है, ए आंसर होगा। 2015 में ऐसा क्वेश्चन आया, तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसको बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है अगर आप शेड्यूल्स को अच्छे से कवर कर लो। बिफोर दिस मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लोगे एक बार, लाइफ में कभी आपका प्रीलिम मिस नहीं होगा। यूपीएससी प्रीलिम के लिए ये 100 टेस्ट हैं जो कि केवल 5000 से कम में आपको मिलते हैं, एंड इसके अंतर्गत आपको 6000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। 6000 क्वेश्चन, 6000 क्वेश्चन जो कि टॉपिक वाइज होंगे, और इसका जो लेवल है ना वो यूपीएससी की कम से कम 3 क्वेश्चन के बराबर एक क्वेश्चन नज का क्वेश्चन होता है। ठीक, इसको आप जरूर करो। ये एनसीईआरटी, एनआईओएस, इग्नू, पीआईबी, द हिंदू, इंटरनेशनल जर्नल्स एंड ऑथर्स पब्लिकेशंस, उनके बिहाफ पर ये सारे टेस्ट बनते हैं और इसका लेवल सुपीरियर लेवल है। आप इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं। या तो ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे क्लिक करो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, या इस कॉन्टैक्ट नंबर से बात करो, या इसको क्लिक करके सीधे एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आप टेस्ट वहां से परचेज कर सकते हो। ठीक है, नज 100 टॉपिक वाइज 100 टेस्ट पेपर है, इंडिया का मोस्ट सुपीरियर टेस्ट पेपर है। इसके कंपैरिजन में इंडिया के सारे जितने टेस्ट सीरीज हैं आप उनको एक साथ क्लब भी कर दो ना, और उन सारे टेस्ट को एक साथ सूप बना दो, तो भी वो नच के बराबर नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल ये सारे, और इसके अलावा जो अदर्स इंपॉर्टेंट शेड्यूल है जहां से क्वेश्चन आए हैं उनको थोड़ा सा चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं, या ये कह लीजिए कि आप रिवीजन करते हैं। ठीक है, सो द हिंदू में अभी रिसेंट में आया है, इसलिए इसमें आगे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। व्हाई व्हाई हैज द क्रिएशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन्स प्रोवोक द प्रोटेस्ट? तो बिकॉज ये अपने आप में प्रॉब्लम है शेड्यूल्ड ट्राइब्स से, शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से, और इसलिए इसमें द हिंदू आर्गू करता है कि वन साइज फिट टू ऑल ये अपनी पॉलिसी नहीं चलती। ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज के लिए अलग से रूल्स होते ही हैं। फिफ्थ शेड्यूल्ड एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये द हिंदू का एनालिसिस है, इसलिए भी, और ये नहीं भी होता तो चूंकि हम इसमें शेड्यूल्स कर रहे हैं इसलिए हम इसमें शेड्यूल्स करेंगे। फिफ्थ शेड्यूल में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं आइए देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, तो फिफ्थ शेड्यूल प्रोवाइड करता है उन सारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो कि ये 4 स्टेट से अलग हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और इसके लिए फिफ्थ शेड्यूल नहीं है, इसके लिए है सिक्स्थ शेड्यूल। ठीक है, तो अदर देन दीज 4 स्टेट्स, ऑल द शेड्यूल्ड ऑल द स्टेट्स वेयर शेड्यूल्ड कम्युनिटी बिलोंग्स टू, वो फिफ्थ शेड्यूल्ड एरिया के अंतर्गत आते हैं। दे आर डेल्ट विथ फिफ्थ शेड्यूल, एंड शेड्यूल्ड एरियाज के लिए रूल्स क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज ए शेड्यूल्ड एरिया। हु? प्रेसिडेंट ऑफ एरिया, नॉट गवर्नर। इसमें एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगी, किसमें? हर एक शेड्यूल्ड एरिया में एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगी जो कि इनके वेलफेयर के लिए काम करेगी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए। गवर्नर के पास क्या पावर होंगी? गवर्नर ऑफ स्टेट विद शेड्यूल्ड एरिया, यानी कि जहां पर शेड्यूल्ड एरिया होगा उस स्टेट का जो गवर्नर होगा वो उनके पीस एंड गुड गवर्नेंस के लिए कि कौन कौन सी लैंड इंक्लूड की जा सकती है या नॉन ट्रांसफरेबल है या ट्रांसफरेबल है, उसके लिए अलॉटमेंट, मनी लेंडिंग, ये सारे प्रोविजन गवर्नर बना सकता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर, द एग्जीक्यूटिव पावर of the state extend to scheduled areas, but union government can give direction to the state regarding the administration। मतलब यूनियन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई डायरेक्शंस दे सकती है, अदरवाइज अदरवाइज जो एग्जीक्यूटिव पावर होगा स्टेट का शेड्यूल्ड एरियाज का, ठीक है, वो सारी चीजें किनके पास होंगे? मोस्टली गवर्नर के पास होती हैं। रिपोर्ट्स, गवर्नर ऐसे मामले में शेड्यूल्ड एरियाज के जितने भी रिपोर्ट्स होंगी वो प्रेसिडेंट को टाइम टू टाइम पे सबमिट करता है। पंचायत एक्सटेंशन
टू शेड्यूल्ड एरिया, यानी कि पेसा एक्ट 1996 एक स्पेशल प्रोविजन करता है शेड्यूल्ड एरियाज के मैनेजमेंट के लिए। दिस एक्सटेंड टू प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 दैट इज पंचायत टू शेड्यूल्ड एरियाज विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस। कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ पंचायत के रूल्स है वो शेड्यूल्ड एरियाज में लागू किए जा सकते हैं, एंड दैट इज डेल्ट अंडर पेसा एक्ट ऑफ 1996। स्टेट्स विथ फिफ्थ शेड्यूल्ड एरिया करेंटली इंक्लूड्स, कहाँ कहाँ पर है ये स्टेट्स के आपको नाम याद रखने चाहिए, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, राजस्थान। ये सारे स्टेट्स के आप नाम याद रखिए, ठीक है। इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए ये द हिंदू का लिंक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इट autonomous डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड पावर ऑफ काउंसिल, ये सब कुछ इसमें डिस्कस किया जाता है। तो सिक्स्थ शेड्यूल is related to administration management of four states. Basically, these states belong to uh, these states have tribal areas in Assam, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये चारों नाम याद रखने हैं। इसके लिए कोड आप याद कर सकते हो, ATM सबके पास होता है, 2 दो दो रखो, ठीक है। देन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, each autonomous each autonomous district have a district council consisting of not more than 30 members। अब ये आपके लिए फैक्ट है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। whom not more than 4 are nominated by गवर्नर, रेस्ट आर इलेक्टेड, जिसमें कि 4 जो है वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे, बाकी का इलेक्शन गवर्नर करता है, बाकी का इलेक्शन होगा, और ये 4 नॉमिनेटेड होंगे स्टेट गवर्नर के द्वारा। पावर ऑफ काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैव पावर टू मेक लॉज ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर्स। इसमें कि ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास पावर होंगी उन मैटर्स में लॉज बनाने के लिए जो कि हैं लैंड, फॉरेस्ट, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी। दिस कैन आल्सो बी कॉन्स्टिट्यूट विलेज कोर्ट फॉर ट्रायल एंड केसेस इन्वॉल्विंग शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि विलेज कोर्ट यहाँ पे बनाई जा सकती है जो कि शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड मामले को डील कर सकते हैं। देन इसमें गवर्नर का क्या रोल होगा? द रोल ऑफ गवर्नर हैज पावर टू ऑर्गेनाइज, recognize the autonomous district. He can also increase, decrease any area or any area of any autonomous district और चेंज इट्स नेम, यानी कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स के एरियाज को इंक्रीज करने, रिड्यूस करने, उसका नाम बदलने के लिए गवर्नर के पास पावर्स हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल कल्चर, सिक्स्थ शेड्यूल के एम करता है टू प्रोटेक्ट ट्राइबल कल्चर एंड ट्रेडिशन। इट सीक एम्पावर द ट्राइबल कम्युनिटीज एंड प्रमोट देयर डेवलपमेंट। अमेंडमेंट 125th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बिल Constitutional Amendment Bill seek to increase financial executive power of autonomous council in sixth schedule। याद रखना ये नया है, ठीक है, so keep in mind। Next, eighth schedule of Indian Constitution that is related to languages, ठीक है, official languages of Republic of India। It was established in 1950 with 14 languages, यानी कि जब 1950 में ये eighth schedule आया था, by that time there was only 14 languages on eighth schedule। As of 2024, there are 22 languages in 8th schedule. The languages are 24, yes 24, because इसमें उसके बाद में कुछ languages ऐड की गई थी जिनके बारे में हम certainly हमें डिस्कस करना चाहिए। नो, जो न्यू एडिशन है वो है क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में, नॉट ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज अभी भी 22 ही हैं। द लैंग्वेजेस आर दीज: असमी, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अभी यही 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज की कैटेगरी में, ठीक है, यही 22 लैंग्वेजेस हैं। 8th schedule of Indian Constitution, which lists the official language of India, evolved over the time. Here is the chronology. Chronology is important. In 1950, there was only 14 languages. Which were these? आपको ये 14 languages के नाम भी पता होना चाहिए, because this can be asked that how many languages of the following belong to 8th schedule during the formation of the constitution। तब आपको सिर्फ ये 14 लैंग्वेज पे फोकस करना होगा, एंड दीज आर असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। In 1967, Sindhi was added to the list. Then Konkani, Manipuri, Nepali are included. Bodo in 1992. Bodo, Dogri, Maithili, Santhali. So cumulatively there are 22 languages now। इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं? ऑफिशियल रिकॉग्निशन इनको मिलती है 8th शेड्यूल के लैंग्वेजेस को, जिसकी वजह से इनको इनके सिग्निफिकेंस एंड इनकी प्रमोशन के लिए
वेरियस कैपेसिटी में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है। गवर्नमेंट सपोर्ट और किस तरह से मिलता है? दीज लैंग्वेजेस आर ऑफन रिसीव इंक्रीज्ड गवर्नमेंट फंडिंग फॉर देयर डेवलपमेंट, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज होती है बिकॉज इनके बिहाफ पे कोर्सेज बनाए जाते हैं। ठीक है, लिटरेसी के रिलेशन में एकेडमिक्स में इनके रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। इंक्रीज विजिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट पब्लिश होते हैं, प्रोसीडिंग्स इसमें इनमें बनती है इन लैंग्वेजेस में। कम्युनिकेशन एनहांस विजिबिलिटी ऑफ द रीच, कल्चरल प्रिजर्वेशन होता है इन लैंग्वेजेस का, एंड लिंग्विस्टिक रिसर्च बढ़ती है इन्हीं लैंग्वेजेस की। Ninth schedule of Indian Constitution, which is also very important. What is it? A list of central and state laws that are shielded from judicial review. This means those laws which have been added to the ninth schedule. These are protected from judicial review if they are added before certain date. Which is the date? Here is the date. April 24, 1973. ठीक है, तो इसका पर्पस क्या था? थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं। इन 1951 through the first constitutional amendment, it was meant to protect the laws related to land reforms and abolish the जमींदारी सिस्टम। इसके पर्पस से ये लाया गया था। The idea was to enable government to implement a socio-economic reform without facing legal challenges. What it contains? Over the time, many other laws have been added in the ninth schedule, but Supreme Court has clarified that ninth schedule, if any of the law has been uh, added after 24th April 1973 can be challenged if they violate basic structure of the constitution. Fine. So controversies क्या हैं? Over the time it has been used to protect a wide range of laws, leading to certain concerns about the misuse and a potential undermine of the fundamental rights. ये कंट्रोवर्सीज कि लॉ जिसमें बहुत सारे वो ऐड कर दिए गए हैं जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं। Therefore, Supreme Court has held that while laws in ninth schedule are generally protected, they are not entirely immune to the judicial review, especially if they violate the basic structure of the Constitution. Basic structure doctrine established by Supreme Court states that certain fundamental features of the Constitution cannot be amended even by the Parliament. I.R. Coelho case of 2007. In this landmark case, Supreme Court clarified that laws added in the ninth schedule after 24th April 1973, the date of Keswanand Bharti judgment, which established the basic structure doctrine cannot be challenged if it violate the basic structure of the fundamental right। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहता आई आर कोहेलो केस में कहता है कि अगर 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी लॉ नाइन्थ शेड्यूल में ऐड किया जाता है तो वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं होगा, उस पर जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन लागू होगा क्योंकि वो वायलेट कर सकता है बेसिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल राइट्स के प्रिंसिपल को। ये डेट क्यों चूज की गई है? बिकॉज ये केशवानंद भारती की जजमेंट की डेट है, तो आपको ये भी साथ में पता होना चाहिए। अप्रैल 24, 1973। कंसर्न्स critique argue that ninth schedule can be used to bypass judicial review, erode checks and balances, undermine the protection of fundamental rights, transparency and accountability. So based on these provisions ये laws अपने आप में लेके आए गए थे। ठीक है, सो आप लोग इसको देखिए और अपनी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए यूपीएससी की प्रिपरेशन में। ज्वाइन कीजिए नज 100 टॉपिक वाइज 100 टेस्ट पेपर्स with fine touch discussion and notes making। ये टॉपिक वाइज है 100 टेस्ट, इंडिया का सबसे रिलेवेंट और वर्दी टेस्ट पेपर है। ठीक है, ओके, थैंक यू।